हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी के एग्ज़ाम को लेकर। उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम जो है उसमें आपका जो सिलेबस दे रखा है आपका सीडीपी का, या फिर हम कह सकते हैं बाल विकास का। तो बाल विकास की जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें दार्शनिक दे रखे हैं, जैसे अरस्तु, प्लेटो, महात्मा गांधी, गिज्जू भाई बधेखा, जितने भी दार्शनिक दे रखे हैं सभी दार्शनिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। आप बिल्कुल कंप्लीट वीडियो देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे शिक्षण विधि एवं उनके प्रवर्तक के। ठीक है, कौन सी शिक्षण विधि किस प्रवर्तक ने दी है। उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट पे चलेंगे, दार्शनिक की ओर चलेंगे। तो देखो, सबसे जो पहला हमने लिया है यहाँ पे वो लिया है आगमन विधि। कौन सी शिक्षण विधि ली है? आगमन विधि ली है। आगमन विधि के जो प्रवर्तक हैं वो अरस्तु हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है निगमन विधि। तो निगमन विधि के भी जो प्रवर्तक हैं अरस्तु हैं। तीसरा है संवाद विधि, या कह सकते हो आप वार्तालाप विधि, इसके जो हैं प्लेटो। चौथा नंबर पे है प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि के हैं सुकरात। पाँचवें नंबर पे देखिए प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के हैं वुडवर्थ। नेक्स्ट है परियोजना विधि, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट विधि। तो इसके हैं विलियम किलपैट्रिक। आपको देखिए, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ बताएंगे आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। सारा का सारा आज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए। अगला है देखो किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन है फ्रोबेल है। ह्यूरिस्टिक को ही खोज विधि भी कहते हैं इसे, और अन्वेषण विधि भी इसे कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। इसी प्रकार है देखो विनैटिका विधि। क्या है? विनैटिका विधि। तो इसके हैं कार्ल्टन बॉस बॉन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। तो इसके हैं आर्ट्सबर्न। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण विधि। तो इसके हैं रॉबर्ट बुश। कौन है? रॉबर्ट बुश। 12वां क्वेश्चन है ड्रिकोली विधि। तो ड्रिकोली विधि के हैं ओविड ड्रिकोली। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समाज मिति विधि। तो समाज मिति विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जैकब एल मोरिनो। नेक्स्ट है डाल्टन विधि। तो डाल्टन विधि के कौन है? हेलन पार्क हस्ट हैं डाल्टन विधि के। अगला है खेल विधि। खेल विधि के कौन है प्रवर्तक? तो खेल विधि के हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। नेक्स्ट है तर्क विधि। तो तर्क विधि के कौन है? तर्क विधि के हैं हीगल। नेक्स्ट है दल शिक्षण विधि। तो दल शिक्षण विधि के कौन है? मिशिगन व हार्वे। 18वां जो क्वेश्चन है हमारा साहचर्य या संपर्क विधि। तो इसके हैं जो वो हैं मैडम मारिया मॉन्टेसरी। देखिए, एलटी का जो आपका उत्तराखंड का एलटी है, इसके आज एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा और अपना सेंटर भी देख लिया होगा। अगला देखो जो है हमारा वो है बेसिक शिक्षा विधि, या बेसिक शिक्षा पद्धति कह सकते हो, जो महात्मा गांधी की है। नेक्स्ट है मूल्यांकन विधि। तो मूल्यांकन जो विधि है इसके प्रवर्तक हैं जे.एम. राइस। कौन है? जे.एम. राइस है। 21वें नंबर पे देखिए अंतर्दर्शन विधि। तो अंतर्दर्शन विधि के जो प्रवर्तक हैं विलियम बुंट हैं। नेक्स्ट है बहिदर्शन विधि। बहिदर्शन विधि के हैं जे.बी. वाटसन। कौन है? जे.बी. वाटसन। नेक्स्ट है जीवन व्रत विधि। तो जीवन व्रत विधि के हैं टाइडमैन। जीवन व्रत विधि के कौन है? टाइडमैन। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि के हैं विलियम बुंट। देखिए, सारी की सारी शिक्षण विधियां हैं। नेक्स्ट है आपका रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के कौन है? बी.एफ. स्किनर हैं। नेक्स्ट है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसके नॉर्मन ए क्राउडर हैं। नॉर्मन ए क्राउडर। 27 नंबर पे है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, जिसको बोलते हैं मैथेटिक्स। इसके हैं थॉमस एच गिलबर्ट।
नेक्स्ट है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। तो कंप्यूटर आधारित जो अनुदेशन है इसके जो प्रवर्तक हैं स्टूलारो हैं। कौन है? स्टूलारो। देखिए 29 नंबर पे है अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन, इसके जो है प्रवर्तक वो पास्कल हैं। तो देखो हमने यहाँ पे शिक्षण विधियाँ और उनके शिक्षण विधियों के प्रवर्तक के बारे में पढ़ लिया। ये देखिए 29 हमने आपको शिक्षण विधियाँ दी हैं। अगर शिक्षण विधियों से क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपसे आदर्शवाद विचारक की और प्रकृतिवाद विचारक और प्रयोजनवाद। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आदर्शवादी विचारक हैं वो कौन कौन है, यानी कौन कौन है वो शिक्षा जो है वो आदर्शवादी के रूप में ग्रहण की है या मानते हैं। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं या कह सकते हो आप कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो प्रकृतिवादी विचारक के हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रयोजनवाद के हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये जान लो कि जो आदर्शवादी विचारधारा के जो आपके दार्शनिक हुए हैं वो कौन कौन है। देखो अगर हम सुकरात की बात करें तो सुकरात आपके आदर्शवादी विचारधारा के ये प्रवर्तक हैं। इस प्रकार से प्लेटो भी आदर्शवादी विचारक हैं, अरस्तु भी आदर्शवादी हैं, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, फ्रोबेल और हेगल, ये कुल मिला के 7 जो दार्शनिक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये 7 के 7 आदर्शवादी विचारक हैं। क्वेश्चन में पेपर इसी प्रकार से आएगा, 1 होगा आदर्शवादी विचारक और 3 होंगे प्रकृतिवादी विचारक। आपसे यही पूछेगा कि इसमें से आदर्शवादी विचारक कौन सा है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना। आदर्शवादी विचारक ये 7 हैं। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लो, सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, फ्रोबेल और हेगल। इसी प्रकार से अब आप देखो यहाँ पे प्रकृतिवादक विचारक, यानी कुछ जो दार्शनिक हुए हैं वो प्रकृतिवादी को महत्व देते हैं। तो उनके अनुसार है बेकन, क्रेमेनियस, स्पेंसर और रूसो। ठीक है, ये मानते हैं शिक्षा जो है वो प्रकृतिवादी विचारधारा के हैं ये। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका रूसो। क्या है? रूसो। तो इनके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो प्रयोजनवाद, तो प्रयोजनवादी हैं जॉन डेवी। कौन है? जॉन डेवी। अब एक एक दार्शनिक को हम अच्छे से समझेंगे और उसके बारे में थोड़ी जानकारी को जुटाएंगे। देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लेटो के बारे में। किसके बारे में? प्लेटो। तो प्लेटो के अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म हुआ है इनका 427 ईसा पूर्व हुआ है एथेंस में। कहाँ? एथेंस। नेक्स्ट है मृत्यु, तो मृत्यु इनकी 347 ईसा पूर्व में। अब इनकी अगर हम रचनाएं की बात करें तो ये आप इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिए। देखो इनकी रचनाएं कौन सी हैं? दी रिपब्लिक, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। दी रिपब्लिक, दी लॉज है और दी स्टेटमेंट है। ये 3 रचनाएं हैं। इन तीनों में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन खूब यहाँ से बनता है। दी रिपब्लिक, दी लॉज और दी स्टेटमेंट। अब देखो प्लेटो जो है, प्लेटो ने शिक्षा को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। तो इनके बारे में समझिए। 3 भागों में कौन कौन से भाग हैं? पहले प्रारंभिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद है उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा में क्या है? देखो प्रारंभिक शिक्षा में खेलकूद, व्यायाम, संगीत, गणित, विज्ञान, इतिहास, ये सब प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। माध्यमिक शिक्षा में गणित, कविता, संगीत, शिष्टाचार, धर्मशास्त्र, सैन्य प्रशिक्षण, ये माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत हैं। और उच्च शिक्षा के अंतर्गत समझो ये दर्शन, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून और आध्यात्मिक शिक्षा, ये जो है ये उच्च शिक्षा के अंतर्गत है। तो आपने देखा प्लेटो ने शिक्षा को 3 भागों में बांटा था, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत क्या आया ये भी आपने समझा, और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत क्या आया ये भी समझा, उच्च शिक्षा के अंतर्गत क्या आया वो भी समझा। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी हैं प्लेटो के बारे में, वो भी समझो। देखो प्लेटो ने सुकरात की संवाद विधि को ही अपनाया था। जो प्लेटो हैं, प्लेटो ने सुकरात की संवाद विधि को ही अपनाया
ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लेटो ने बच्चों की शिक्षा के लिए खेल विधि, कहानी विधि तथा अनुकरण विधि को भी अपनाया। प्लेटो ने बच्चों की शिक्षा के लिए खेल विधि, कहानी विधि और अनुकरण विधि को भी अपनाया। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो के अनुसार देखिए क्या है, उच्च शिक्षा पर प्लेटो ने स्वाध्याय विधि एवं वार्तालाप विधि को अपनाया। अगर हम उच्च शिक्षा पर बात करें तो उच्च शिक्षा पर प्लेटो ने स्वाध्याय विधि एवं वार्तालाप विधि को अपनाया। देखो अगला पॉइंट है, प्लेटो दंडात्मक अनुशासन का समर्थन करते थे। तो प्लेटो जो है वो दंडात्मक अनुशासन का क्या करते थे, समर्थन करते थे। अगला पॉइंट है, देखो अगला पॉइंट है, प्लेटो ने एकेडमी नामक संस्था को शिक्षा प्रदान करने का केंद्र बनाया। प्लेटो ने क्या करा, एकेडमी नामक संस्था को शिक्षा प्रदान करने का केंद्र बनाया। अब इसके बाद हम रूसो के बारे में समझेंगे। अगला जो दार्शनिक है आपका वो है रूसो। तो देखो रूसो के बारे में समझिए। अगर हम रूसो के बारे में बात करें तो इनका नाम है पूरा जीन जैक्स रूसो। क्या है, जीन जैक्स रूसो। इनका जन्म हुआ है वो हुआ है 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड। 1712 में जिनका जन्म हुआ है कहाँ, स्विट्जरलैंड। अगर हम मृत्यु की बात करें तो 1778 में इनकी मृत्यु हुई है। अब जो इनकी रचनाएं हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप याद कर लेना। कौन सी है, देखो एमिल, एक इनकी एमिल है, दूसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेपर में कई बार पूछी गई है और एमिल भी कई बार पेपर में पूछी गई है। अगला जो पॉइंट है देखिए इनका, अगली अगर हम इनकी बात करें तो रूसो के अनुसार शिक्षण विधि के सिद्धांत। देखो रूसो के अनुसार शिक्षण विधि के सिद्धांत के बारे में समझिए। तो शिक्षण विधि के सिद्धांत क्या कहते हैं रूसो के अकॉर्डिंग। इनके अनुसार है करके सीखना। पहला क्या है, करके सीखना। दूसरे नंबर पर निरीक्षण द्वारा सीखना। तीसरा है अन्वेषण द्वारा सीखना। अन्वेषण का मतलब यानी खोज के माध्यम से सीखना। स्वयं अनुभव द्वारा सीखना। इन्होंने क्या कहा है, स्वयं अनुभव के द्वारा सीखना और प्रयोग द्वारा सीखना। तो ये रूसो के अनुसार शिक्षण विधि के सिद्धांत थे। करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, स्व अनुभव द्वारा सीखना और प्रयोग द्वारा सीखना। अगला जो पॉइंट है इनके देखिए मैंने नोट करके लिखा है, रूसो के अनुसार शिक्षा का जो स्वरूप है वो प्रकृतिवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रकृतिवादी होना चाहिए। किसके अनुसार, रूसो के अनुसार। अगले जो दार्शनिक हैं आपके वो हैं जॉन डेवी। तो जॉन डेवी के बारे में समझो। देखो नाम है इनका जॉन डेवी। जन्म की बात करें तो 1859 में अमेरिका में हुआ है। कहाँ, 1859 में अमेरिका में हुआ है। मृत्यु की बात करें तो 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो देखो इनकी जो रचनाएं हैं ये सामने दे रखी हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखो पहली जो रचना है वो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पेपर में पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट भी है। द स्कूल ऑफ सोसाइटी। तो दूसरी जो है वो क्या है, द स्कूल ऑफ सोसाइटी। तीसरी है द स्कूल एंड द चाइल्ड। द स्कूल एंड द चाइल्ड। तीसरी है स्कूल ऑफ टुमारो। स्कूल ऑफ टुमारो। तो ये चारों की चारों आपको याद रखनी है जॉन डेवी की। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनने के चांस हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पेपर में चांस हैं। अगला जो पॉइंट है देखो, अगला पॉइंट समझिए। डेवी के अनुसार, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक का क्या करना है, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, सभी प्रकार से क्या करना है, बालक का टोटल सर्वांगीण विकास करना है। नेक्स्ट है बालक के महत्ता, यानी बालक को महत्व देना है। नेक्स्ट है गत्यात्मक निर्देशन। अगला जो पॉइंट है, बालक का सामाजिक विकास भी करना है। डेवी ने ऐसी शिक्षण विधियों पर बल दिया जिसमें बालक क्रिया द्वारा सीखे या स्वयं अनुभव के द्वारा सीखे या फिर खोज के द्वारा या फिर प्रयोग के द्वारा सीखे। तो डेवी ने शिक्षण विधियों पर, कौन सी शिक्षण विधियों पर बल दिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्रिया द्वारा सीखना, स्वयं अनुभव के माध्यम से सीखना, खोज विधि द्वारा सीखना और प्रयोग द्वारा सीखना। अगला जो देखिए अगला पॉइंट है,
अगला पॉइंट है डीवी विद्यालय को सामाजिक संस्था मानते हैं। क्या मानते हैं? सामाजिक संस्था मानते हैं। डीवी विद्यालय को सामाजिक संस्था मानते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो चलिए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में समझते हैं। नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। जन्म की बात करें तो 1861 में कोलकाता में हुआ है। मृत्यु की बात करें तो 1941 में हो गई इनकी मृत्यु। कब हुई है? 1941। अब यहाँ पे देखो इनकी रचनाएं आपको सबकी पता होनी चाहिए क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। रचना है, पहली रचना है इनकी महुआ, दूसरी है योगा योग, तीसरी है सिसेर, चौथी है कविता, पांचवी है तप्ती और छठी है ऋतु रंग। क्या है? ऋतु रंग। तो ये आपकी जो रचनाएं हैं ये आपको याद रखनी है। रविंद्रनाथ टैगोर की है। रविंद्रनाथ टैगोर को आपको याद रखना है। देखो सन 1913 में अगर हम बात करें तो सन 1913 में अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला है। तो गीतांजलि पर कब नोबेल पुरस्कार मिला है ये आपको ध्यान रखना है। तो गीतांजलि पे मिला है 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को। अब समझिए आगे रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार। तो शिक्षा संबंधी विचार क्या थे उनके बारे में भी आप समझ लो। देखो इन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक है। शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक है। और इन्होंने क्या कहा? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा का माध्यम कैसा हो? मातृभाषा हो। तीसरा पॉइंट है शिक्षा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने वाली हो। शिक्षा कैसी हो? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करे। नेक्स्ट है शिक्षा राष्ट्रीय जीवन से संबंधित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शिक्षा राष्ट्रीय जीवन से संबंधित। अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षा में सत्यम शिवम सुंदरम का साक्षात्कार कराने का विकास होना चाहिए। अगला पॉइंट है टैगोर कठोर अनुशासन के विरोधी थे। कठोर अनुशासन के क्या थे? विरोधी थे, उसके पक्ष में नहीं थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर परीक्षा प्रणाली में रटंत विद्या के घोर विरोधी थे। किसके घोर विरोधी थे? परीक्षा में रटंत विद्या के घोर विरोधी थे। अगला जो पॉइंट है वो है टैगोर ने 6 मई 1922 को, कब? 6 मई 1922 को विश्व भारती की स्थापना संस्कृत निकेतन विद्यालय में की। कहाँ पे? रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं 6 मई 1922 को विश्व भारती की स्थापना शांति निकेतन विद्यालय में की। अगला जो पॉइंट है टैगोर प्रकृतिवादी एवं मानवतावादी थे। देखो यहाँ से आपको पॉइंट ध्यान रखना है, जो टैगोर थे वो प्रकृतिवादी एवं मानवतावादी थे। अगले जो दार्शनिक हैं आपके वो हैं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में समझो। देखो नाम है इनका स्वामी विवेकानंद। मूल नाम अगर हम बात करें तो इनका है नरेंद्र नाथ दत्त। क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म हुआ है 12 फरवरी 1863 कलकत्ता। कहाँ हुआ है? 12 फरवरी 1863 कलकत्ता में। मृत्यु की बात करें तो 1902 में इनकी हो गई मृत्यु। ठीक। अगर हम इनके गुरु की बात करें तो गुरु हैं इनके रामकृष्ण परमहंस। कौन है? रामकृष्ण परमहंस। अब हम इनकी रचनाओं की बारे में बात करेंगे। तो रचनाएं देखिए, ये रचनाएं दे रखी हैं। ये रचनाएं हैं ज्ञान योग है, कर्म योग है, प्रेम योग है, राजयोग है, भारत और उसकी समस्याएं। भारत और उसकी समस्याएं, ये क्या है? ये रचनाएं हैं। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या है? ज्ञान योग, कर्म योग, प्रेम योग, राजयोग, भारत और उसकी समस्याएं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब शिक्षा का उद्देश्य क्या है? किसके अनुसार? विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो भाई शिक्षा का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए बच्चे का शारीरिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, व्यावसायिक उद्देश्य होना चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना का भी विकास होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है उसको समझो। स्वामी विवेकानंद प्रथम भारतीय विचारक थे जिन्होंने सन 1893 में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में ओजपूर्ण व्याख्यान दिया।
कैसा ओजपूर्ण व्याख्यान दिया, जिससे प्रभावित होकर अनेक अमेरिकी उनके क्या बन गए, शिष्य बन गए। अगला जो पॉइंट है उसको भी समझो। अगला पॉइंट कह रहा है हम लोग एक ही लक्ष्य पर विभिन्न रास्तों से पहुंचते हैं, यह रास्ते 4 वर्गों में हैं। तो कौन कौन से 4 वर्ग बताए हैं स्वामी विवेकानंद ने? उन्होंने बताया कर्म का मार्ग, प्रेम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और धर्म का मार्ग। चलिए आगे चलते हैं। अगले जो हमारे महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी के बारे में पढ़िए। महात्मा गांधी के बारे में समझते हैं। देखो इनका नाम है महात्मा गांधी, पिता का नाम है करमचंद गांधी, माता का नाम है पुतली भाई, ठीक। और इनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में। कब? 2 अक्टूबर 1869 में। मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 में हो गई इनकी मृत्यु। अब देखो ये वाला जो फैक्ट है इसको आपको ध्यान रखना है इस वाले के लिए। गांधी जी जो है वो शिक्षा का माध्यम, इनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा हो। कैसा हो? मातृभाषा हो। और ये स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे, स्त्री शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया है। अगला जो पॉइंट है इनका, अगला पॉइंट है वर्धा शिक्षा नीति 1937। आपको ध्यान रखनी है, वर्धा शिक्षा नीति 1937। बेसिक शिक्षा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, किसे? महात्मा गांधी को। अब देखो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? किसके अनुसार हम बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बात गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। तो देखो जीविकोपार्जन का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक उद्देश्य भी होना चाहिए, नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य भी होना चाहिए, मानसिक एवं बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास। तो ये तो हो गया गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। ये देखो पॉइंट सारे। नेक्स्ट देखिए अगला आपका शिक्षण पद्धति। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए समझो। शिक्षण पद्धति करके सीखना, अनुभव से सीखना और सहसंबंध विधि। तो गांधी जी के अनुसार ये शिक्षण पद्धति है, आपने देखी। अब हम इनके अनुसार पाठ्यक्रम की बात करेंगे। पाठ्यक्रम भी के बारे में भी इन्होंने बताया। देखो तो गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम हस्तशिल्प, चर्मकार्य, संगीत, गृह विज्ञान, गणित, कताई बुनाई, बागवानी, कृषि, मातृभाषा, ठीक है। और गृह विज्ञान, गणित, व्यायाम, खेल का ज्ञान अवश्य कराया जाए। तो पाठ्यक्रम, इतने पाठ्यक्रम के बारे में बताया है कि इन सब का ज्ञान बच्चे को कराया जाना चाहिए। अब हम महात्मा गांधी के बाद वेरी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गिज्जू भाई बधेखा। मुझे तो उम्मीद है कि एलटी के पेपर में गिज्जू भाई बधेखा से क्वेश्चन अवश्य बनेगा। गिज्जू भाई जो बधेखा है ये वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस प्रकार से आप समझो। देखो इनका जन्म हुआ है 1885 में चितलगांव, सौराष्ट्र में। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु 1939 में। बाल शिक्षा जगत में गिज्जू भाई की एक अनुपम कीर्ति है दिव्या स्वप्न। तो इसे दिव्या स्वप्न को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिव्या स्वप्न आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है गिज्जू भाई बधेखा की है। अब गिज्जू भाई बधेखा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था वो समझो। तो बालक का समुचित शारीरिक विकास करना चाहिए। क्या है शिक्षा का उद्देश्य? बालक का समुचित शारीरिक विकास करना है। दूसरा पॉइंट है बालक की मानसिक एवं सृजनात्मक शक्तियों का क्या करना है? विकास करना है। तीसरा पॉइंट है बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करके कुशल नागरिक बनाना है। गिज्जू भाई कहते हैं कि भाषा का ज्ञान मातृभाषा से प्रारंभ किया जाए। किससे प्रारंभ किया जाए? उस बच्चे की जो मातृभाषा है उससे। अक्षर ज्ञान, पढ़ना लिखना सिखाया जाए। गिज्जू भाई कहते हैं कि बच्चा को भाषा का जब ज्ञान आप कराना है तो बच्चे की मातृभाषा से प्रारंभ करो, बच्चे को अक्षर ज्ञान सिखाओ, पढ़ना लिखना तब सिखाया जाए, ठीक है, मातृभाषा में। अब अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षण विधि। किसके अनुसार? गिज्जू भाई बधेखा के अनुसार। तो देखो खेल विधि द्वारा सिखाना, बच्चे को खेल विधि के माध्यम से सिखाना है, क्रिया द्वारा सिखाना है, कहानी व नाटकों के द्वारा सिखाना है, कहानी व नाटक के द्वारा सिखाना है। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट समझिए। गिज्जू भाई के अनुसार शिक्षक एक पुजारी के समान है।
गिज्जू भाई क्या कहते हैं, गिज्जू भाई के अनुसार समझ लो, गिज्जू भाई के अनुसार जो शिक्षक है, शिक्षक एक किसके समान है, पुजारी के समान है, छात्र देव है। क्या है, छात्र देव है। उन्होंने बाल देवो भव का सूत्र वाक्य प्रतिपादित किया है। तो इस पे आप अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बाल देवो भव का सूत्र किसने दिया है, तो गिज्जू भाई बदेखा। अगले देखिए, अगला जो पॉइंट है वो देखिए, देखो गिज्जू भाई के अनुसार विद्यालय एक मंदिर है। क्या है, गिज्जू भाई के अनुसार क्या है, विद्यालय एक मंदिर है। नेक्स्ट देखिए गिज्जू भाई की रचनाएं, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है पेपर में। गिज्जू भाई की रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं वो समझो। देखो पहली तो हो गई दिव्य सुपन। दिव्य सुपन पे आप स्टार लगाओ, ये काफ़ी बेहतरीन और फेमस आपकी ये रचना है दिव्य सुपन। नेक्स्ट दूसरी है ऊँट के पैर सड़े। क्या है, ऊँट के पैर सड़े। नेक्स्ट है काली गौरैया। क्या है, काली गौरैया। अगली जो रचना है तड़तड़ तड़ाक। क्या है, तड़तड़ तड़ाक। अगली जो रचना है बिल्ली के गले में घंटियाँ। तो बिल्ली के गले में घंटियाँ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बुढ़िया के 23 बच्चे। तो ये भी रचना किसकी है, गिज्जू भाई बदेखा की है। नेक्स्ट है मूर्ख ब्राह्मण। तो मूर्ख ब्राह्मण भी इन्हीं की है। भूत का भाई, तो भूत का भाई भी गिज्जू भाई बदेखा की है। और लास्ट है आपकी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा। तो ये जितनी मैंने आपको ये बताई हैं सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं, गिज्जू भाई बदेखा की हैं। ठीक है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, कौन सा कथन किसने बोला है, किसने स्टेटमेंट दिया है, कौन से दार्शनिक का है, उनके बारे में आप थोड़ा सा समझिए। और 2-3 मिनट की बात है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जो कथन है वो डीवी का है। किसका, जॉन डीवी का। अगला जो कथन है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। तो ये भी जॉन डीवी का है। अगला पॉइंट है शिक्षा जीवन की सामाजिक निरंतरता है। तो ये भी पॉइंट, ये जो कथन है वो भी डीवी का है। अब देखो जो अगला आपका कथन है कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। तो ये प्लेटो कह रहे हैं, प्लेटो का कथन है। अगला जो कथन है वो है शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये जो कथन दिया है ये दिया है डीवी ने, यानी जॉन डीवी। नेक्स्ट है ज्ञान ही शक्ति है। तो ज्ञान ही शक्ति है, ये कथन दिया है अरस्तु ने। किसने दिया है, अरस्तु ने। नेक्स्ट है ज्ञान ही पवित्रता है। तो ज्ञान ही पवित्रता है, ये दिया है सुकरात ने। किसने दिया है, सुकरात ने। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है, अगला कथन है जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है। ये कथन रॉस महोदय का है। नेक्स्ट है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का प्रदर्शन या कह सकते हो विकास है। ये विवेकानंद का है। अगला जो कथन है वो है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के शारीरिक या बालक के शारीरिक मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। ये गांधी जी का है। किसका है, गांधी जी का। अगला जो स्टेटमेंट दिया है वो है शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य, देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनाना है। तो ये भी कथन किसका है, ये गांधी जी का है। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा के रूप में होना चाहिए। तो ये कथन जो है गांधी जी का है। अगला जो है वो है प्रकृति एक भव्य पुस्तक है और नैसर्गिक वातावरण में बालक उत्तम गति से या उत्तम रीति से सीखता है। तो ये रूसो का है। अब आपसे एक कथन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो काफ़ी फेमस है, वो आपको कमेंट करके बताना है किसका है। देखो कथन है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ये कथन किसने दिया है, आप वीडियो के कोई नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। ठीक है, अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है। उस टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। फिर वहाँ पे आपको ये वाली जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप बताना।
बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।